हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमित ओझा और एम हाई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भाग में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज उसको कहते हैं कि इतिहास का वह भाग या इतिहास का वह काल जो बिना किसी लिखित साक्ष्य के है या जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य लिटरेरी सोर्सेज उपलब्ध नहीं हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास के उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे सिंधु सभ्यता का काल। सिंधु सभ्यता में लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और ऐतिहासिक काल का मतलब वो कि इतिहास का वह काल जिसके समय में लिखित साक्ष्य भी मिला है जिस समय का, और उसको पढ़ा भी जा चुका है, तो इस काल को हम लोग ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले क्या आता है? प्रागैतिहासिक काल। तो आज हम प्रागैतिहासिक काल का एक छोटा सा दर्शन करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल है क्या। नॉर्मली प्रागैतिहासिक काल से संबंधित सवाल बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, 1-2 सवाल पूछे जाते हैं इससे, तो हम 1-2 सवाल को ही टारगेट रख के उतना ही सा पोर्शन क्लियर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखिए कि प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज या स्टोन एज, इसको स्टोन एज भी कहते हैं क्योंकि इस पूरे काल में सिर्फ पत्थर मिला था। जो आज हम उपयोग करते हैं धातु या धातु के औजार, ये सब चीज़ें उस समय नहीं मिली थी। सिर्फ पत्थर था और पत्थर से ही औजार बनाते थे इंसानों का जीवन बहुत कठिन था, तो इसलिए इसको स्टोन एज भी कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल, हमारे भारतीय इतिहास की बात करें तो इतिहासकारों ने ये माना है कि भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास मतलब भारतीय मानव का इतिहास, किसी और जीव का इतिहास नहीं, भारतीय मानव का इतिहास मोटे तौर पे हम लोग अध्ययन करते हैं 2.5 लाख वर्ष पहले से वर्तमान समय तक का। तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत 2.5 लाख वर्ष पहले से मानी जाती है, लेकिन नवीन शोध के अनुसार अभी महाराष्ट्र में बोरी एक जगह है, वहाँ से 14 लाख वर्ष पहले के मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो 2.5 लाख वर्ष पहले से भारतीय इतिहास में मानव का इतिहास स्टार्ट हो जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल को भी अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भाग में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। पुरापाषाण का काल जो है वो 2.5 लाख वर्ष पहले से 1 लाख वर्ष पहले तक का माना जाता है। मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल का जो कालखंड है मेसोलिथिक एज का, वो 9000 BC से 4500 BC का माना जाता है, और नवपाषाण काल का जो एज है वो 5500 BC से 3000 BC का माना जाता है। अब ये सोचिए कि ये इनका जो डिवीज़न किया गया है प्रागैतिहासिक काल का, प्री हिस्टोरिक एज का, किस आधार पे किया गया है? तो बेसिकली ये पत्थर जो मिले थे, स्टोन जो मिला था, इस काल में जो स्टोन मिला, इस काल में भी मिला, लेकिन इस काल में कुछ नए स्टोन मिलने लगे। इस काल में जो औजार बनाए गए, इस काल में कुछ नए औजार बनाए जाने लगे। तो स्टोन की क्वालिटी, स्टोन का प्रकार और जो औजार बनाए गए उनकी क्वालिटी और उनके प्रकार के आधार पर इसका डिवीज़न किया गया है। आगे चल के पुरापाषाण काल को भी अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भाग में बांट दिया गया। निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज, इसका कालखंड माना गया है 2.5 लाख वर्ष पहले से 1 लाख वर्ष पहले तक का। फिर मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, इसका कालखंड माना गया 1 लाख BC से 40,000 BC का। उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज, इसका कालखंड माना गया 40,000 BC से 10,000 BC का। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये जो डॉट 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 छोड़ा हुआ है, ये क्यों किया है मैंने? डॉट छोड़ने का मतलब ये है कि अचानक से कोई भी काल समाप्त नहीं हो जाता। जैसे अगर कहीं पुरापाषाण काल या पैलियोलिथिक एज चल रहा है तो ऐसा नहीं कि तुरंत वो समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया और मध्यपाषाण काल स्टार्ट हो गया या मिडिल पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हो गया। इस डॉट का मतलब ये है कि इसके कुछ पहले से स्टार्ट हुआ है
और इसके कुछ बाद तक चलता रहा है। मध्यपाषाण काल या मेसोलिथिक एज 9000 बीसी के पहले से स्टार्ट हो गया है कहीं कहीं और 4500 बीसी के आगे तक चला गया है। नवपाषाण काल 5500 बीसी से पहले चला गया से स्टार्ट हुआ है और 3000 बीसी के आगे भी जा सकता है, इसलिए ये डॉट छोड़ा गया है। तो मोटा मोटी प्रागैतिहासिक काल का प्रीहिस्टोरिक एज का डिवीज़न ये है। दूसरा ये है कि अब सवाल क्या, सवाल तो ये पूछा नहीं जाएगा, तो ये चीज़ें मैंने सिर्फ आपके समझने के लिए रखी है कि एक बेसिक आपके दिमाग में क्रोनोलॉजी बन जाए कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस क्रोनोलॉजी में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिमाग में जाएगा और क्लियर होगा। अदरवाइज़ हम सिर्फ उठा के रटना स्टार्ट करेंगे तो रट तो लेंगे आप, लेकिन बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता वो, फिर आप भूल भी जाएंगे। जितनी तेज़ी से आप रटेंगे उतनी तेज़ी से भूलेंगे भी। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हिस्ट्री पढ़ने के लिए एक दिमाग में क्रोनोलॉजी बनाएं और उसके अनुसार हिस्ट्री पढ़ते चले जाएं, तो इतना इजी और आसान लगेगा आपको और इतना अच्छे से याद रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब इस प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल में आपको पढ़ना है कुछ साइट। वो साइट मैं आपके सामने धीरे धीरे लेकर आऊँगा, अभी फ़िलहाल नहीं, पहले आप उसको समझिए। मैं उन साइट को लेके आऊँगा और उन्हीं साइट से सवाल पूछे जाते हैं, स्थल से सवाल पूछे जाते हैं। जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो फैक्ट मैं आपको दूंगा, तुरंत दूंगा, जल्दी। तब तक आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं आपके सामने उन फैक्ट्स के साथ उपलब्ध होने वाला हूँ फिर से। तब तक के लिए आप इनको देखिए और समझिए। जो एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है उससे संबंधित साइट्स हम पढ़ेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे पुरापाषाण काल के साइट, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके जीएस के पेपर में प्रागैतिहासिक काल से प्रीहिस्टोरिक एज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गारंटी ये है कि जितने साइट मैं आपको पढ़ाऊंगा उस साइट से बाहर सवाल नहीं आने वाले हैं प्रीलिम्स में। तो चलिए उन साइट्स को देखते हैं। पुरापाषाण कालीन स्थल, पैलियोलिथिक साइट्स। तो पैलियोलिथिक साइट्स में कुछ साइट्स मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे। सोहन क्षेत्र, भीमबेटका, बेलन घाटी क्षेत्र, पटनय, हथनौरा, मिर्ज़ापुर पहाड़ी, पल्वरम। मैंने सिर्फ उन साइट्स को चुना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से रेगुलर सवाल पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। साइट्स इसमें और भी कई सारे हैं, उनको मैंने नहीं रखा है ताकि आपको बोझिल न लगे, आपको ईजिली याद हो जाए। और इससे सवाल बनता ही बनता है और यही सवाल आते हैं, इससे बाहर सवाल नहीं आना है। तो पहला साइट देखते हैं, सोहन क्षेत्र। बेसिकली इसका जो लोकेशन है ये पाकिस्तान में है अभी फ़िलहाल, तत्कालीन भारत में। और सोहन क्षेत्र जो है इसका दौरा येल यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की टीम ने डी टेरा और पैटरसन, डी टेरा और पैटरसन के नेतृत्व में 1935 में किया था। और यहाँ से जो औजार या उपकरण मिला है हैंडेक्स, यहाँ से जो हैंडेक्स मिला है ये भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्राप्त मानव निर्मित औजार में सबसे पुराना साक्ष्य यहाँ से मिला है। तो ये बेसिकली ये महत्वपूर्ण है इसके लिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना जो हैंडेक्स मिला है वो मिला है सोहन क्षेत्र से, जिसका दौरा 1935 में डी टेरा और पैटरसन ने किया था। तो आप इसको याद रख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, बार बार पूछता रहता है। दूसरा हथनौरा है आपका एमपी में, और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हर बार, बहुत बार पीसीएस के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में और दूसरे वनडे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। हथनौरा का इम्पॉर्टेंस इसलिए है, एक तो मध्य प्रदेश में मिला है ये साइट, दूसरा कि हथनौरा भारतीय उपमहाद्वीप में जहाँ से मानव का साक्ष्य मिला है ये पहला स्थल है, और एकमात्र मानव अवशेष का प्रथम साक्ष्य मिला है यहाँ हथनौरा से पुरापाषाण कालीन समय का। मानव अवशेष का प्रथम साक्ष्य। क्लियर है कि हथनौरा से मानव अवशेष का पहला साक्ष्य मिला है पुरापाषाण काल के
समय का, इसलिए महत्वपूर्ण है। ये निश्चित रूप से याद रखिएगा, हथनौरा से मानव अवशेष का पूरा पाषाण काल का भारत में पहला साक्ष्य मिला है। अगला है भीमबेटका। ये भी है कहाँ? एमपी में। और भीमबेटका की खोज की थी 1958 में, 1958 में V.S. वॉकनर। भीमबेटका की खोज 1958 में V.S. वॉकनर ने की थी। और इसकी जो महत्ता है, इसका जो इम्पोर्टेंस है भीमबेटका का, किस लिए है भाई? तो यहाँ से केव पेंटिंग का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। गुफा चित्रकारी, गुफा चित्रकारी, केव पेंटिंग, केव पेंटिंग का पूरा पाषाण काल से संबंधित सबसे पहला साक्ष्य भारत में भीमबेटका से मिला है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी खोज 1958 में V.S. वॉकनर ने की थी। अगला साइट है बेलन घाटी क्षेत्र। बेलन घाटी क्षेत्र भी कहाँ है? भारत में है, यूपी में पड़ता है। और इसकी जो महत्ता है, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है कि बेलन घाटी से पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक तीनों प्रकार के स्थल यहाँ पे मिले हैं बेलन घाटी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ एक स्थल है बेलन घाटी क्षेत्र में ही, लोहंदा नाला। लोहंदा नाला, लोहंदा नाला है, जहाँ से एक पशु हड्डी का उपकरण मिला है उच्च पुरा पाषाण काल का। तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि बेलन घाटी क्षेत्र यूपी में पड़ता है। यहाँ से पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों समय से संबंधित स्थल मिला है। और यहाँ एक लोहंदा नाला है जहाँ से पशु हड्डी का उपकरण मिला है। अगला है मिर्ज़ापुर पहाड़ी। ये भी पड़ता है यूपी में, और ये भी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक से संबंधित साइट मिला है मिर्ज़ापुर पहाड़ी से। इसका भी इम्पोर्टेंस उसी के लिए है। दूसरा, मिर्ज़ापुर पहाड़ी से भी केव पेंटिंग का साक्ष्य मिला है, गुफा चित्रकारी का, केव पेंटिंग का साक्ष्य मिला है। और रॉक शेल्टर एरिया भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला है पटने। पटने जो स्थल है ये महाराष्ट्र में है, और ये एकमात्र स्थल है, महाराष्ट्र का पटने एकमात्र स्थल है जहाँ से कुछ अंडे पर चित्र मिले हैं। एकमात्र स्थल जहाँ से कुछ अंडे पर चित्र मिले हैं। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट साइट है, पूछा गया सवाल है कि एकमात्र स्थल है जहाँ से कुछ अंडे पर चित्र मिला है, वो पटना है, पूरा पाषाण काल से संबंधित है और महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अगला है पलवरम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार वनडे एग्जाम्स में भी पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया और पीसीएस में भी पूछा गया है। पलवरम ये स्थल है तमिलनाडु का, तमिलनाडु में है, और इसका खोज किया था 13 मई 1863 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने 13 मई 1863 को पलवरम की खोज की। स्थल पाया जाता है तमिलनाडु में, और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है कि आधुनिक काल में, मॉडर्न एज में सबसे पहले खोजा गया पैलियोलिथिक साइट है कौन सा? पलवरम। सबसे पहला खोजा गया पूरा पाषाण कालीन स्थल है पलवरम। सबसे पहले खोजा गया पूरा पाषाण कालीन स्थल पलवरम। सबसे पहले खोजा गया पूरा पाषाण कालीन स्थल तमिलनाडु में पाया जाता है। क्लियर है? तो ये जो 7 साइटें मैंने लिखाई हैं पूरा पाषाण काल से संबंधित, ये अति महत्वपूर्ण है।
इनसे सवाल लगभग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इनको याद कर लीजिए, एक सवाल आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे पीसीएस हो चाहे दूसरे वनडे एग्ज़ाम्स हो। इसके बाद मैं फिर आपके सामने आऊँगा हिस्ट्री के अगले चैप्टर के साथ, इसी में जब हम मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल और नवपाषाण काल से संबंधित स्थल के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि इनसे सवाल कम पूछे जाते हैं इसलिए हम कम साइट्स को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जो अति महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे। बाकी इसके बाद हम फिर हिस्ट्री में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इनको पढ़िए, देखिए, लिखिए, रिवाइज़ करिए और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको समझ में आएगा कि ये साइट कितने महत्वपूर्ण हैं जो मैंने आपको बताए हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए। यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है सभी एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट, और प्रॉब्लम ये होती है कि ये चैप्टर हर जगह मिलता नहीं है आपको पढ़ने को। तो मैं आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करके दूंगा जहाँ से सवाल बनेंगे, और ये सवाल 100% आपसे सॉल्व होंगे, ये छूटेगा नहीं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरा पाषाण काल के संबंध में पढ़ा था और उससे संबंधित साइट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित स्थलों के बारे में पढ़ेंगे जो सवालों में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, कहीं भी जो इम्पॉर्टेंट साइट्स पूछे जाते हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित, मेसोलिथिक एज से संबंधित, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो वीडियोज़ चैनल के द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको उसका फ़ायदा मिले। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए कुछ नोट्स भी तैयार किया है ताकि मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बोलते समय स्किप हो जाती हैं, दिमाग से निकल जाती हैं, इसलिए मैंने प्रॉपर एक नोट्स बना दिया है। वो आपको यहाँ लिखाऊंगा भी, आप लिखिए इसको और बार बार रिवाइज़ करिए। गारंटी मेरी कि सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इस चैप्टर से संबंधित अगर सवाल पूछा जाता है वो छूटेगा नहीं। इसके चैप्टर के लास्ट में मैं आपको प्रीवियस ईयर्स का पेपर भी कराऊंगा, जो सवाल पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, वो भी मैं आपको कराऊंगा पक्का। तो आज हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसका कालखंड क्या था, पूरा पाषाण काल में उसकी विशेषताएं क्या क्या थीं, लोग कहाँ रहते थे, लोग किस तरह के उपकरण का इस्तेमाल करते थे, किस चीज़ से उपकरण बनाते थे। आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। तो सबसे पहले ज़रूरी ये चीज़ है कि मेसोलिथिक एज पढ़ने के क्रम में आपको पहले जानना है कि इस एज का, मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं क्या थी। अगर आप इसके मुख्य विशेषताओं के बारे में जान जाते हैं, महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जान जाते हैं, तो सवाल कुछ भी पूछा जाएगा आप उसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो अब जैसे अगर हम बात करें कि इसकी विशेषताएं की, कि मध्य पाषाण काल की विशेषताएं क्या थी, तो पहली विशेषता कालखंड। सबसे पहले हमको ये जानना है कि मध्य पाषाण काल का कालखंड क्या था। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है इंट्रोडक्शन में कि मध्य पाषाण काल का कालखंड क्या है। तो मैंने बताया था कि मध्य पाषाण का कालखंड था 9000 BC से 4500 BC के आसपास। ये डॉटेड लाइन मैंने बताया था कि डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि कहीं 9000 BC से पहले स्टार्ट हो गया है और 4500 BC से आगे तक ये चलता रहा है। तो पहली विशेषता आपको ये समझना है कि मध्य पाषाण काल का जो कालखंड था वो 9000 BC से 4500 BC के बीच का माना जाता है। और ये मध्य पाषाण काल सेनोजोइक एरा में क्वाटरनरी पीरियड और होलोसीन फेज से संबंधित था। होलोसीन फेज, ये सवाल पूछा जाता है कि मध्य पाषाण काल किस एरा से संबंधित है, या मध्य पाषाण काल का संबंध किस पीरियड से है, या मध्य पाषाण काल का संबंध किस फेज से है। तो मध्य पाषाण काल सेनोजोइक एरा में, क्वाटरनरी पीरियड में और होलोसीन
फेज से संबंधित है। अब इसका ये होलोसीन फेज का मतलब ये है कि इसके पहले पुरापाषाण काल में प्लास्टोसीन फेज चल रहा था, जो 10,000 BC के आसपास समाप्त माना जाता है। उसके बाद होलोसीन फेज की शुरुआत होती है। अब जब होलोसीन फेज की शुरुआत होती है तो एक बड़ा महत्वपूर्ण अंतर आता है। कैसा अंतर कि प्रागैतिहासिक काल को जो 3 भाग में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल जो था, पैलियोलिथिक एज जो था, वो समझिए कहाँ से 2.5 लाख वर्ष पहले से स्टार्ट हुआ और 10,000 BC तक चला है। तो ये बहुत लंबा पीरियड था और उस पीरियड का जो टेम्परेचर था, तापमान था, वातावरण था, वो बहुत ठंडा था, इंसानों के या मानव के रहने के अनुकूल नहीं था। तो और पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ था, मानव के रहने के अनुकूल नहीं था। तो मानव जंगलों में, पर्वतों पर, जंगलों के बीच गुफाओं में रहा करता था। उस 2.5 लाख वर्ष पहले से 10,000 BC तक के कालखंड के बाद जो होलोसीन फेज की शुरुआत होती है, इस फेज में वातावरण में एक चेंज आता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। इसका वातावरण गर्म होता है। आप यूँ समझिए कि बिल्कुल आज के वातावरण की तरह इसका वातावरण हो जाता है होलोसीन फेज में या मध्यपाषाण काल में। अंतर ये हुआ कि जब वातावरण में गर्मी आई तो पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा जो बर्फ़ से ढका हुआ था वो पिघलने लगा और बहुत सारा हिस्सा खाली हो गया। जंगल उभर के आए, नदियाँ उभर के आईं, मैदान उभर के आए और लोगों के लिए वातावरण अनुकूल हो गया। तो लोग जो गुफाओं में छिपे हुए थे, जो पर्वत पठार में रहते थे, वो निकलकर बाहर आए, वहाँ से बाहर निकले और मैदानों की तरफ बढ़े। नए नए पत्थरों की खोज हुई या नए नए पत्थरों के बारे में जाने। नदियाँ बहने लगीं, नदियाँ अपने साथ बहाकर छोटे छोटे पत्थर लेकर आईं, जिसको हम लोग पेबल कहते हैं। वो पत्थर सॉफ्ट थे, तो उनसे नए औजारों का निर्माण हुआ। तो इसकी दूसरी विशेषता है मध्यपाषाण काल की वातावरण। तो वातावरण में क्या हुआ, इसका वातावरण ठीक आज की तरह हुआ। आज की तरह का मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर 46 डिग्री हो गया, मतलब वातावरण गर्म हुआ, बर्फ़ पिघले और लोगों के रहने के लिए वो आसान हुआ। लोग जंगलों से और गुफाओं से बाहर निकले और तो आगे बढ़े। तो ठीक आज की तरह उसका वातावरण हुआ। दूसरा चेंज हुआ कि मानव सॉफ्ट स्टोन के संपर्क में आया। मानव सॉफ्ट स्टोन के संपर्क में आया, इसलिए उपकरण और औजार बेहतर बनते चले गए। क्लियर है? अब आप समझिए तीसरी विशेषता क्या थी कि इस कालखंड के बारे में, मध्यपाषाण काल को जानने के लिए साक्ष्य कौन कौन से उपलब्ध थे। जानने के लिए साक्ष्य, तो बेसिकली जो पुरापाषाण काल को जानने के लिए जो साक्ष्य आपके पास उपलब्ध थे, पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, वही साक्ष्य मध्यपाषाण काल के लिए भी उपलब्ध थे। अंतर सिर्फ ये था कि पुरापाषाण काल में जिस तरह के स्टोन पाए गए उससे थोड़े अलग और सॉफ्ट टाइप के स्टोन मध्यपाषाण काल में पाए गए। पुरापाषाण काल में जो पशु हड्डियाँ पाई गई, मध्यपाषाण काल में भी उसी तरह की हड्डियाँ पाई गई। मतलब औजार उपकरण बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल पुरापाषाण काल में होता था, वही इस्तेमाल मध्यपाषाण काल में भी होता था। थोड़ा सा आगे बढ़ा उससे ये कि उस समय पत्थरों की संख्या कम थी, हार्ड स्टोन ज़्यादा उपलब्ध थे मानव के पास, तो उससे वो बड़े बड़े औजार बनाते थे। छोटे औजार या उपकरण नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि बहुत हार्ड स्टोन थे, उनको तोड़ना आसान काम नहीं था। लेकिन मध्यपाषाण काल में आकर जो नदियाँ अपने साथ सॉफ्ट स्टोन को लेकर आईं, पेबल को लेकर आईं, उनको तोड़ के उनसे छोटे औजार भी
बनाए जाने लगे मध्यपाषाण काल में। तो उपकरण जानने के लिए साक्ष्य क्या था हमारे पास? स्टोन टूल्स, जो पत्थर के औजार थे वो थे, बोन एंड एंटीलर टूल्स। एंटीलर टूल्स का मतलब पशु श्रृंग, जो पशुओं के सिंग थे उससे औजार बनाए जाते थे। फिर पशु जीवाश्म, फॉसिल, और केव पेंटिंग। केव पेंटिंग नमूना, जिसका साक्ष्य पुरापाषाण काल में भी मिला था। क्लियर है? तो चौथी विशेषता क्या थी वो देखते हैं। अब इसकी चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता है कि जो उपकरण बनाए जाते थे, उपकरण किस चीज़ का, जो उपकरण या टूल्स औजार बनाए जाते थे वो किस चीज़ के थे? तो भाई पहला स्टोन टूल्स, सबसे ज़्यादा उपकरण पत्थर के बनते थे क्योंकि और कुछ उपलब्ध नहीं था आपके पास, मैक्सिमम था पत्थर का औजार, स्टोन टूल्स। दूसरा क्या था? दूसरा था बोन टूल्स, पशु हड्डी के उपकरण, पशु हड्डी के उपकरण। तीसरा एंटीलर टूल्स, मतलब पशु श्रृंग, पशु श्रृंग के उपकरण, मतलब पशु के सींग से जो औजार बनाए गए, उपकरण बनाए गए, वो एंटीलर टूल्स। और चौथा फॉसिल, फॉसिल वुड का उपयोग, उपयोग शुरू, और स्पेशली किससे? हत्था लगाया जाने लगा। तो अब देखिए कि पैलियोलिथिक एज में भी स्टोन टूल्स बनाए जा रहे थे मैक्सिमम, बोन टूल्स बनाए जा रहे थे उनसे थोड़ा कम, एंटीलर टूल्स बनाए जा रहे थे, पशु श्रृंग के उपकरण वो थोड़ा कम। फॉसिल वुड का उपयोग, फॉसिल वुड का प्रयोग पैलियोलिथिक एज में नहीं होता था। ये शुरू हुआ कहाँ से? मेसोलिथिक एज से। मध्यपाषाण काल में जाकर फॉसिल वुड का उपयोग शुरू हुआ, और उसमें भी कैसा? लकड़ी का प्रयोग। जो औजार बनाए जाते थे उन औजारों में हत्था लगाए जाने का, जैसे आप आज भी देखते होंगे खुरपी, जो हम लोग गमला कोड़ते हैं, मिट्टी कोड़ते हैं, खुरपी बनाया जाता है, उसमें लकड़ी का हत्था लगाया जाता है। सेम वैसे ही जो पत्थर के औजार बनाए जाते हैं, हम जो खुरपी इस्तेमाल करते हैं आजकल, वो लोहे का बना होता था। उस समय धातु की जानकारी लोगों को नहीं थी, मेटल की जानकारी मानवों को नहीं थी। मानव साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं जा पाया था कि वो मेटल का एक्सट्रैक्शन कर पाए और उसका उपयोग कर पाए अपने लाइफ में। तो जो स्टोन के उपकरण या टूल्स बनाए जाते थे उसमें मानव ने, उस दौर के मानव ने लकड़ी का हत्था लगाना शुरू किया। आप सोचिए कि आज से अभी कौन सा चल रहा है? 2023, सपोज़ कीजिए 2000 साल एडी से, और उसके 4500 साल पहले या 9000 साल पहले, तो आज से 11000 साल पहले का मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इतना दक्ष था कि उसको ये ज्ञान था कि पत्थर का जो उपकरण हम बना रहे हैं उसमें लकड़ी का हत्था लगाएंगे तो ज़्यादा मजबूत होगा और उसका इस्तेमाल हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो इस फॉसिल वुड का उपयोग मध्यपाषाण काल में उस दौर के मानव ने स्टार्ट किया और स्टोन के औजार में उसका हत्था लगाने लगा लकड़ी का। ये पहली बार शुरू हुआ था, पुरापाषाण काल में ये नहीं था। अगली विशेषता है कि किस टाइप के पत्थर। तो पुरापाषाण काल में जैसे पत्थरों का इस्तेमाल होता था, मैंने अभी बताया है आपको कि मध्यपाषाण काल में जाकर कुछ नए पत्थरों का इस्तेमाल शुरू हुआ
और जो सॉफ्ट किस्म के पत्थर थे उनको तोड़कर नए छोटे औजार बनाए जा सकते थे। और ये बेसिकली कॉर्नेलियन और बेसाल्ट जैसे पत्थरों की खोज हुई मध्यपाषाण काल में आकर। अगला कहता है कि अब जो औजार मध्यपाषाण काल में या मेसोलिथिक एज में बनाए जा रहे हैं वो औजार किस तरह के थे, या उस समय साइंस और टेक्नोलॉजी में कुछ जानकारी हुई थी लोगों को, कोई चेंज आया था औजार बनाने के तरीके में? तो बिल्कुल आया था। मध्यपाषाण काल में आकर, मेसोलिथिक एज में आकर जैसे सॉफ्ट स्टोन की खोज हुई तो उससे औजार बनाने के तरीके की भी खोज हुई। तो मध्यपाषाण काल में आकर एक प्रेशर फ्लूटिंग टेक्निक से औजार बनाए जाने लगे। ये प्रेशर फ्लूटिंग टेक्निक क्या होता था कि इसमें उस स्टोन के अग्रभाग पर दाब से उसको पतला कर दिया जाता था और फिर उसको तोड़ के उसको डिफरेंट शेप के, जैसे ट्रायंगल टाइप के औजार, अर्धचंद्राकार, इस तरह के औजार, ये औजार बनाए जाने लगे प्रेशर फ्लूटिंग टेक्निक के द्वारा। क्लियर है? अब ये था कि पुरापाषाण काल के लोग मुख्यतः शिकार पर निर्भर थे। उनकी जीविका का आधार था शिकार और जंगलों में पाए जाने वाले कंद मूल फल का संग्रह। तो वो बेसिकली शिकार करते थे, शिकार के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते थे और जंगल में जो कंद मूल फल पाए जाते थे उससे अपना भोजन करते थे। मध्यपाषाण काल में आकर उनकी जीविका का आधार कैसे हुआ, वो कैसे जीवित रह पाए, या उन्होंने भोजन के लिए क्या क्या चीज़ें प्राप्त की, ये देखना है आपको। तो सातवीं विशेषता है कि जीविका के लिए आधार। तो कुछ विशेष बदलाव नहीं हुआ। मध्यपाषाण काल का मानव, मेसोलिथिक एज का मानव भी जीविका के लिए शिकार पर निर्भर था। अंतर ये था कि जो पुरापाषाण काल का मानव था, जो पैलियोलिथिक एज का मानव था, वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था क्योंकि उसके पास छोटे जानवरों उसके संपर्क में नहीं आए थे। दूसरी बात, उसके पास छोटे औजार बनाने का उपकरण नहीं था, छोटा औजार उनके पास उपलब्ध नहीं था। तो वो उस समय के जो पत्थर काफ़ी हार्ड होते थे तो वो उन बड़े पत्थरों से, हार्ड पत्थरों से बड़े बड़े औजार का निर्माण करते थे। जैसे कोई बड़ा पत्थर उठा के फेंक के मार दिया किसी जानवर को, मर गया, उसका शिकार किया करते थे। तो अंतर ये था कि पैलियोलिथिक एज का मानव बड़े जानवरों का शिकार करता था, लेकिन चूंकि मेसोलिथिक एज में आकर जब पर्वत से, ज़मीन से, मैदान से बर्फ़ की चादर पिघल गई तो छोटे जानवर भी मानव के संपर्क में आए, और जब सॉफ्ट स्टोन का मानव ने उपयोग शुरू किया तो उसने छोटे छोटे औजारों का भी निर्माण किया। तो उन छोटे औजारों से मानव छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगा। अंतर ये आया। निर्भर आज भी शिकार पर है, उसके पास भोजन का दूसरा साधन कम है, शिकार पर निर्भरता है, लेकिन अब वो छोटे जानवरों का शिकार कर पा रहा है, छोटे छोटे स्टोन के टूल्स बना रहा है, उपकरण बना रहा है, औजार बना रहा है, जिससे उनका शिकार कर पा रहा है। दूसरी, आज भी वो कंद मूल फल संग्रह पर डिपेंडेंट है। आज भी जंगलों में पाए जाने वाले कंद मूल फल का संग्रह कर वो भोजन कर रहा है। और तीसरा, मछली का उपयोग कर रहा है, मछली का उपयोग कर रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि अब छोटे जानवरों का शिकार कर रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है, आग के उपयोग से परिचित। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषता है। सवाल भी पूछा जाता है कि मनुष्य, आग के बारे में मनुष्यों को जानकारी कब हुई,
या मनुष्य आग के उपयोग से कब परिचित हुआ? तो ऑप्शन मिलेगा ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नव पाषाण काल, डी इनमें से कोई नहीं, या डी ताम्र पाषाण काल। तो आग के उपयोग से मनुष्य परिचित हुआ है मध्य पाषाण काल में। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है और हजारों बार ये सवाल पूछा गया है, जो अब आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो आग के उपयोग से परिचित हुआ, और भाई ये कैसे पता चला कि मनुष्य को आग की जानकारी हो गई मध्य पाषाण काल में? तो एक स्थान है लघन्नाज। लघन्नाज कहाँ है भाई? गुजरात में है। और सराय नाहर राय, सराय नाहर राय ये यूपी में है। गुजरात और सराय नाहर राय से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहाँ से पता चलता है कि मध्य पाषाण काल का मनुष्य आग के उपयोग से परिचित था। और सराय नाहर राय से तो एक ही कतार में 8 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। क्लियर है कि सराय नाहर राय में एक ही कतार में 8 चूल्हे प्राप्त हुए हैं उसी दौर के। तो सराय नाहर राय और लघन्नाज से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि मध्य पाषाण काल का मानव आग का उपयोग कर रहा है, आग के उपयोग से परिचित है। साथ में महदहा और दमदमा ये दोनों यूपी में हैं। इन स्थलों से पता चलता है कि मध्य पाषाण काल का मानव, मेसोलिथिक एज का मानव आग के उपयोग से परिचित है और पके भोजन का उपयोग कर रहा है। पके भोजन का उपयोग कर रहा है और मनुष्य की बर्बरता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। मतलब मध्य पाषाण काल में आकर मनुष्य आग का इस्तेमाल करना जान गया। जो अभी तक वो जानवरों का कच्चे मांस का इस्तेमाल किया करता था भोजन के लिए, अब वो पके मांस का इस्तेमाल कर रहा है। और इन सब की जानकारी लघन्नाज, सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा से प्राप्त होती है। लघन्नाज स्थल है गुजरात का, सराय नाहर राय यूपी में है, महदहा दमदमा भी यूपी में है। सराय नाहर राय से एक ही कतार में मध्य पाषाण काल से संबंधित, मेसोलिथिक एज से संबंधित 8 चूल्हे एक ही कतार में मिले हैं। अगली विशेषता है पशु को पालतू बनाए जाने की शुरुआत। अब इसको अच्छे से समझिएगा कि मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल ही वो काल है जहाँ से मनुष्य पशु के संपर्क में तो पहले से था, लेकिन अब मनुष्य पशु को पालतू बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं कि पशु को पालतू बना रहा है मतलब पशुपालन की शुरुआत हो रही है, क्योंकि आज भी पशुपालन की शुरुआत चल रहा है। आज भी पशुपालन, लोग गाय और बैल भैंस पालते हैं, गाय से दूध, भैंस से दूध निकालते हैं, बैल से खेती करते हैं। हालांकि इस्तेमाल अब उनका कम हो रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। तो उस दौर में भी लोग पशुओं के संपर्क में आए और उनका इस्तेमाल समझा, उपयोग समझा कि उसका इस्तेमाल क्या है, उसका उपयोग क्या है। तो जब इस चीज़ का ज्ञान उनको हुआ तो उन्होंने उनको पालतू बनाना शुरू किया। इसका मतलब पशु को पालतू बना रहे हैं, पशुपालन की शुरुआत नहीं हो रही है। अब ध्यान रखिएगा कि अगर सवाल ये पूछा जाता है कि पशु को पालतू बनाए जाने की शुरुआत कब हुई, तो इसका उत्तर होगा मध्य पाषाण काल। और अगर पूछा जाएगा कि पशुपालन की शुरुआत कब हुई भारत में, तो इसका उत्तर मध्य पाषाण काल नहीं होगा। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि कहाँ पे पशुपालन की शुरुआत हुई है। मध्य पाषाण काल में, मेसोलिथिक एज में पशु को पालतू बनाए जाने की शुरुआत हुई है, पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई है। जैसे अगर अब इतिहास में आगे बढ़ेंगे तो एक चीज़ पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि बौद्ध मत की शुरुआत कहाँ से हुई। बौद्ध मत की शुरुआत कहाँ से हुई? आप इसका उत्तर ढूंढिए, ढूंढ के मुझे
कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा कि बौद्ध मत की शुरुआत किस स्थान से माना जाता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इस पे आते हैं कि पशु को पालतू बनाए जाने की शुरुआत हुई और इसके साक्ष्य 2 जगह से मिले हैं। एक बागौर जो कि राजस्थान में है और दूसरा आदमगढ़, यह है एमपी में। ठीक है, तो इन दोनों जगहों से पशुओं के पालतू बनाए जाने की शुरुआत मानी जाती है। अब ये समझिए कि ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में अगर ये चीज़ें बताई गई कि पशु को पालतू बनाए जाने की शुरुआत हुई, इसका मतलब क्या है कि पशु के हड्डियों से पता लगाया गया होगा, उसके अस्थियां मिली होंगी पशुओं की, उससे पता लगाया गया होगा कि इनको पालतू बनाया गया है। तो इसको पकड़ा कैसे कि ये पशु है, इसको पालतू बना के रखा गया था, ये पशु है, इसका शिकार किया गया था। तो पकड़ा ऐसे कि जो पशु की अस्थियां, हड्डियां मिली, तो कुछ अस्थियों पर कटे का निशान था, चोट के निशान थे। तो ये माना पुरातत्वविदों ने कि उन पशुओं को शिकार कर मारा गया था और कुछ पशुओं की अस्थियां ऐसे ही मिली थी या उनसे उनके खाल को बड़े आराम से उतारा गया था। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में या पुरातत्वविदों ने स्रोत में ये जाना कि जिन पशुओं की हड्डियों पर चोट के निशान है या कटे का निशान है, उनका शिकार किया गया होगा, और जिन पर किसी तरह का कोई निशान नहीं पाया गया, इसका मतलब है कि उनको पालतू बनाया गया होगा, उनको प्यार से दफनाया गया होगा। ठीक है, तो इसका साक्ष्य मिलता है बागौर राजस्थान से और आदमगढ़ एमपी से। तो मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाए जाने की शुरुआत हुई और इसका पहला साक्ष्य देता है बागौर राजस्थान और दूसरा आदमगढ़। अगर सवाल में दोनों ऑप्शन हैं तो पहले आपको बागौर को लगाना है, और अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन है तो वो उसका उत्तर होगा। क्लियर है? वास्तविक पशुपालन नहीं है, ये मैं पहले अभी आपको बता चुका हूँ कि वास्तविक पशुपालन की शुरुआत नहीं, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन पशु को पालतू बनाए जाने की शुरुआत हो गई है। अगली विशेषता है कि घर बनाने की कोशिश शुरू, घर बनाने की कोशिश शुरू, मतलब ये कि घर बनाने का प्रयास लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअल में घर बना नहीं है अभी, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल के टाइप पे जाना है, उसका उत्तर कैसा होगा, उसका आंसर कैसा होगा। कि अगर आपसे पूछा गया कि घर बनाए जाने की शुरुआत, तो उत्तर मध्य पाषाण काल होगा, लेकिन अगर घर का साक्ष्य पूछा जाएगा तो मध्य पाषाण काल उत्तर नहीं होगा। और फिर घर बनाए जाने की साक्ष्य कहाँ से मिला? पहला मिला आदमगढ़ से, कहाँ है? एमपी में है, और दूसरा मिला बागौर से, कहाँ है? राजस्थान में है। और जो आदमगढ़ से साक्ष्य मिला है वो मिट्टी की दीवार खड़ी करने का साक्ष्य मिला है। मिट्टी की दीवार खड़ी करने का साक्ष्य मिला है। और बागौर राजस्थान से मिट्टी का फर्श बनाए जाने का प्रमाण मिला है। मिट्टी का फर्श बनाए जाने का प्रमाण मिला है। अब एक चीज़ समझिए, अगर आपसे पूछा गया कि पशुपालन की शुरुआत का साक्ष्य देने वाला पहला स्थल कौन, तो राजस्थान का बागौर एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे आदमगढ़। और अगर घर बनाए जाने का साक्ष्य देने वाला पहला स्थल, तो पहले नंबर पे आदमगढ़ एमपी का, दूसरे नंबर पे बागौर। ये याद रखना है आपको। क्लियर है? अगली विशेषता है मानव कंकाल। तो जैसे पूरा पाषाण काल में जो मानव कंकाल मिला है, ये मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, उसको जाके रिवाइज कीजिए कि कहाँ बताया है। तो वैसे ही मध्य पाषाण काल में भी मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। स्थल ढेर सारे हैं। बीरभानुपुर वेस्ट बंगाल में है, लखननाज ऊपर बताया कहाँ है, लखननाज
गुजरात में और महदहा, दमदमा, इन सब जगहों से मानव कंकाल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मध्य पाषाण काल से संबंधित। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जाना मध्य पाषाण काल से संबंधित विशेषताएं या मध्य पाषाण काल के बारे में संपूर्ण अध्ययन। अगर अब मध्य पाषाण काल से संबंधित, मेसोलिथिक एज से संबंधित सवाल पूछा जाता है तो अगर आपने ये वीडियो देखा है, इसको पढ़ा है, रिवाइज़ किया है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे छूटेगा। अब हम कुछ स्थलों के बारे में देखेंगे कि मध्य पाषाण काल से संबंधित या मेसोलिथिक एज से संबंधित महत्वपूर्ण साइट्स कौन कौन से हैं। चलिए उनको देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण स्थल या इम्पॉर्टेंट साइट्स किसके, मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल या इम्पॉर्टेंट साइट्स। तो अब इसमें आप कुछ साइट्स के बारे में जानिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में। पहला है लखननाज, यह अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया था पीछे, गुजरात में। इसकी खोज की थी लखननाज की HD सांकेलिया। सवाल एक आध बार पूछा गया है, याद रखिए, HD सांकेलिया ने खोज की थी। और इसकी विशेषता ये है, या ये सवाल पूछा जाता है कि सबसे अधिक माइक्रोलीथ टूल्स, सबसे अधिक माइक्रोलीथ, मतलब मध्य पाषाण काल में जो बहुत छोटे छोटे उपकरण मिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा संख्या यहीं से मिली है, लखननाज से, जो गुजरात में है। इस साइट की विशेषता ये है, इसके लिए ये सवाल पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि मध्य पाषाण काल में सर्वाधिक माइक्रोलीथ टूल्स किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो उत्तर होगा लखननाज। दूसरा है बागौर। बागौर कहाँ, राजस्थान। इसकी विशेषता या ये साइट क्यों पूछा जाएगा ये मैं अभी बता चुका हूँ कि बागौर से पशु को पालतू बनाए जाने की शुरुआत मानी जाती है। दूसरा, बागौर से घर बनाए जाने की भी शुरुआत, क्योंकि यहाँ से मिट्टी का फर्श बनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेसोलिथिक एज से संबंधित। तो ये चूँकि मैं पीछे लिखा चुका हूँ इसलिए यहाँ मैं लिख नहीं रहा, इसको आप लोग सुन के राइट डाउन कर लीजिए। तीसरा साइट है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है, MP में है। किस चीज़ के लिए फेमस है, केव पेंटिंग के लिए फेमस है, जो कि पूरा पाषाण काल में भी भीमबेटका गुफा चित्रकारी या केव पेंटिंग के लिए फेमस था। मध्य पाषाण काल में भी इसकी विशेषता यही है कि ये गुफा चित्रकारी के लिए फेमस है, केव पेंटिंग के लिए फेमस है। चौथा साइट है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है, MP में है। इसके बारे में भी हम अभी तुरंत पीछे पढ़े हैं हम लोग कि आदमगढ़ से पशु को पालतू बनाए जाने की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे है। इससे पहले बागौर और आदमगढ़ से घर बनाए जाने का साक्ष्य मिलता है, ये पहले नंबर पे है। कि अगर मध्य पाषाण काल में घर बनाए जाने का साक्ष्य किस स्थल से मिलता है तो सबसे पहले उत्तर आएगा आदमगढ़। और यहाँ से मिट्टी की दीवार खड़ी करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आदमगढ़ से, मिट्टी की दीवार खड़ी करने का साक्ष्य। क्लियर है। अगला साइट है सराय नाहर राय। सराय नाहर राय कहाँ है, यूपी में है। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि सराय नाहर राय से एक ही कतार में 8 चूल्हे का प्रमाण मिला है मध्य पाषाण काल से संबंधित। और ये बताता है कि मध्य पाषाण काल का मानव आग के बारे में जानता है और आग के उपयोग के बारे में जानता है, आग का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अगला साइट महदहा कहाँ है, पढ़ चुके हैं अभी, यूपी में है। इसकी महत्ता किस लिए है, तो इसको बूचरिंग एरिया माना जाता है। बूचरिंग एरिया का साक्ष्य मिला है
और दूसरा कि एंटीलर के सामान की वजह से इसकी उपलब्धि है, इसकी प्रसिद्धि है। तो एंटीलर का सामान मिला है। एंटीलर का सामान मतलब पशु श्रृंग का उपकरण या उससे संबंधित सामान जो बनाया गया होगा, कुछ हो सकता है आभूषण बनाए गए हों, तो उसकी वजह से इसकी प्रसिद्धि है। और अगला साइट है दमदमा। दमदमा की विशेषता इसलिए है कि दमदमा से मध्य पाषाण काल से संबंधित समस्त प्रकार के उपकरण मिले हैं। साथ में दमदमा से सबसे अधिक मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। क्लियर है? तो ये 6-7 साइट जो हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित, ये अति महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित सवाल बार बार पूछा जाता है और इन्हीं को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो अब मध्य पाषाण काल से आगे नव पाषाण काल हम लोग अगले वीडियो में फिर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसका कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप इसको देखिए, पढ़िए, रिवाइज़ करिए। चाहे आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सवाल इनसे ज़रूर मिलेगा। जाते जाते आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इसका लाभ मिल पाए। थैंक यू। तो चलिए आगे देखते हैं नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, विशेषताओं के बारे में और कुछ साइट्स के बारे में, स्थल के बारे में, मध्य पाषाण कालीन मेसोलिथिक एज से संबंधित साइट्स के बारे में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसमें क्या खास हुआ इतिहास में, और नवपाषाण काल में जो महत्वपूर्ण स्थल थे या जिनकी जानकारी हमें है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज का कालखंड क्या था। जो हम लोगों ने मध्य पाषाण काल में पढ़ा था कि उनका कालखंड क्या है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि मध्य पाषाण काल का जो कालखंड था, जो टाइम पीरियड था, वो 9000 BC से 4500 BC के बीच का था। लेकिन कहीं कहीं वो 9000 BC से पहले का था, कहीं कहीं 4500 BC के बाद का था। वैसे ही नवपाषाण काल का जो कालखंड है वो 5500 BC से 3000 BC के बीच का है। कहीं कहीं वो 5500 BC से पहले स्टार्ट हो जाता है और कहीं कहीं वो 3000 BC के बाद भी चलता रहता है। जैसे अगर हम बात करें 5500 BC के पहले का, तो नवपाषाण काल के एक स्थल की खोज हुई है पाकिस्तान में, मेहरगढ़, जहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। वो स्थल 5500 BC के पहले का कृषि का साक्ष्य देता है। तो 6000 BC के आसपास का वो साक्ष्य देता है, तो वो उससे पहले का हो गया। तो कहीं कहीं नवपाषाण काल 5500 BC के पहले स्टार्ट हो जाता है और कहीं कहीं 3000 BC के बाद। जैसे मेहरगढ़ पाकिस्तान में 6000 BC का साक्ष्य देता है। ये है नवपाषाणिक स्थल, लेकिन ये 6000 BC का साक्ष्य देता है। इसका मतलब यहाँ पे नवपाषाण काल 6000 BC में शुरू हो गया है। दूसरा है कि इन्वायरमेंट कैसा था। तो मेसोलिथिक एज में हम लोगों ने पढ़ा था मध्य पाषाण काल में कि मध्य पाषाण काल का वातावरण बिल्कुल आज की तरह था। पूरा पाषाण काल का वातावरण बहुत ठंडा था। मध्य पाषाण काल में आके वातावरण में गर्मी आई और वातावरण लोगों के रहने के अनुकूल हुआ। तो जैसा वातावरण मध्य पाषाण काल में था, मेसोलिथिक एज में था, ठीक वैसा ही वातावरण नवपाषाण काल में भी रहा है, नियोलिथिक एज में भी रहा है। तो जो मनुष्य के रहने के अनुकूल है, मनुष्य ज़्यादा खुले क्षेत्र में बाहर निकल कर आया और आगे अपने जीवन को ले गया। तो वातावरण बिल्कुल मेसोलिथिक एज की तरह नवपाषाण काल का भी रहा है। अब बात करें साक्ष्य की, एविडेंस की, कि नवपाषाण काल को जानने का साक्ष्य क्या है हमारे पास, एविडेंसेस क्या क्या हैं। तो जैसे मध्य पाषाण काल को जानने का जो एविडेंस था वो था स्टोन टूल्स, पत्थर के उपकरण, पशु जीवाश्म, बोन और एंटीलर टूल्स, मतलब पशु हड्डी और पशु श्रृंग के उपकरण, केव पेंटिंग, गुफा चित्रकारी का नमूना, मानव अवशेष। मध्य पाषाण काल में मानव अवशेष पूरा पाषाण काल से ज़्यादा दिखा, वैसे ही नवपाषाण काल में और अधिक मानव अवशेष की
प्राप्ति हुई। कार्बोनिक सैंपल उपलब्ध। अब कार्बोनिक सैंपल उपलब्ध होने का मतलब ये है कि नवपाषाण काल में कुछ अनाज के सैंपल मिले हैं, कुछ अनाजों के सैंपल, कुछ फसल के सैंपल मिले हैं। तो यहाँ से कार्बोनिक सैंपल की प्राप्ति हुई है नवपाषाण काल में। और एक महत्वपूर्ण विशेषता जो नवपाषाण काल में आके जुड़ी, जो मध्यपाषाण काल में नहीं थी, वो था मिट्टी के बर्तन का निर्माण। लेकिन इसकी उपलब्धता कम थी। मिट्टी के बर्तन नवपाषाण काल में आके बनाए जाने लगे हैं और कई तरह से, हाथ से भी बर्तन बनाए गए हैं, चाक से भी बर्तन बनाए गए हैं, क्योंकि चाक का भी आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ है। इन्वेंशन हुआ नवपाषाण काल में, तो चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे हैं, लेकिन कम है। इवन मिट्टी के बर्तनों को रंगा भी जाने लगा है। और ये रंग कहाँ से आए नवपाषाण काल में? तो ये रंग पेड़ की छालों से प्राप्त किए गए हैं, लेकिन उपलब्धता इनकी कम है, इनकी संख्या कम है। अधिकतर जो मिट्टी के बर्तन हैं वो हाथ से बनाए हुए ही मिलेंगे। अब अगली विशेषता है टूल्स या उपकरण किस चीज़ का। तो जैसे मध्यपाषाण काल में आपका उपकरण पत्थर का, हड्डी का और पशु श्रृंग का बनाया जाता है, वैसे ही नवपाषाण काल में पत्थर का, हड्डी का और पशु श्रृंग का उपकरण बनाया जा रहा है। साथ में काष्ठ का भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हम लोगों ने मध्यपाषाण काल में पढ़ा था कि लकड़ी का उपयोग शुरू हो गया है और लकड़ी का उपयोग औजारों में हत्था लगाने के काम में हो रहा है। तो ठीक वैसे ही नवपाषाण काल में भी काष्ठ का उपयोग सहयोगी रूप में हो रहा है, सहायक रूप में काष्ठ का इस्तेमाल हो रहा है। एक नई विशेषता उभरी है नवपाषाण काल में कि पकी मिट्टी के सामान उपलब्ध हुए हैं। पकी मिट्टी के सामान बनाए जाने लगे हैं, मृदभांड बनाए जाने लगे हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, संख्या कम है, अभी बस शुरुआत भर हुई है इसमें। अगली विशेषता है कि स्टोन क्वालिटी तथा नवीन तकनीक। अब देखिए, स्टोन क्वालिटी की बात करें तो जैसा मैंने मध्यपाषाण काल में बताया था आपको कि मध्यपाषाण काल में स्टोन क्वालिटी कुछ नए आए हैं। वातावरण गर्म होने से बर्फ़ की चादरें पिघली हैं, पर्वत पठार पर से निकली हैं, मैदान खाली हुए हैं, नदियाँ अपने प्रवाह में आई हैं। उन नदियाँ अपने द्वारा जो पत्थर लेकर आई हैं वो सॉफ्ट थे, उनको पेबल कहते हैं। और उसमें नए पत्थरों की खोज हुई है मानव के द्वारा। कॉर्नेलियन, बेसाल्ट जैसे पत्थरों की खोज हुई है। तो नवपाषाण काल में कोई नवीन पत्थर की खोज नहीं हुई। जितने पत्थरों की जानकारी मध्यपाषाण काल के मेसोलिथिक एज के मानव को था, नवपाषाण काल के मानव को भी उतने ही पत्थरों की जानकारी है। कोई नवीन पत्थर की खोज नहीं हुई। लेकिन नवपाषाण काल के मानव ने उन पत्थरों को दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर नए औजार बनाए। कैसे? घर्षित, टंकित, चमकदार पत्थर के उपयोग का दौर, चिप्ड, फ्लिक्ड, पॉलिश्ड पत्थर के उपयोग का दौर। मतलब घर्षित आप समझते हैं ना, घर्षण, फ्रिक्शन, रगड़ के पत्थर को चमकाना। तो घर्षित, टंकित, चमकदार पत्थर के उपयोग का दौर, उन्हीं पत्थरों को नवीन तरीके से इस्तेमाल कर छोटे छोटे औजार बनाए गए, नुकीले औजार बनाए गए नवपाषाण काल के मानव के द्वारा, नियोलिथिक एज के मानव के द्वारा। अगली विशेषता है सबसे महत्वपूर्ण, खेती की शुरुआत। ये खेती जो शब्द है, आप समझिए, खेती की शुरुआत का मतलब ये है कि नवपाषाण काल में आकर, नियोलिथिक एज में आके मानव ने स्थायी जीवन की शुरुआत की। अगर आज से तुलना कीजिए कि अगर हम गांव में रहते हैं, हमारे माँ बाप गांव में रहते हैं, हम पढ़ने के लिए शहर में चले आते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप किसी भी कीमत पे नहीं आते। क्यों? क्योंकि गांव में हमारी ज़मीनें हैं और जहां उनकी ज़मीनें हैं वो उन ज़मीनों को लेके कहीं नहीं जा सकते। हम तो अपना सामान उठाएंगे, कहीं भी निकल जाएंगे। आज दिल्ली पढ़ रहे हैं, कल चेन्नई जाके पढ़ लेंगे, परसों कहीं और पढ़ लेंगे, लेकिन वो नहीं लेके जा सकते। तो खेती की शुरुआत होने का मतलब है कि मनुष्य के स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई। कब? नवपाषाण काल में। और ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि भारतीय इतिहास में या इतिहास में भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के स्थायी जीवन की शुरुआत
कब से मानी जाती है, किस समय से मानी जाती है या किस स्थल से मानी जाती है। तो पहली बात ये कि मानव के स्थायी जीवन की शुरुआत नवपाषाण काल से मानी जाती है। और अगर स्थल की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में खेती का प्राचीनतम साक्ष्य देने वाला स्थल मेहरगढ़ है, जो कि पाकिस्तान में है। तो अगर हम स्थल की बात करें तो मानव के स्थायी जीवन के साक्ष्य का प्रमाण देने वाला स्थल है मेहरगढ़। तो नवपाषाण काल में आके खेती की शुरुआत हो गई है। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे पहले खेती उत्तरी अफ्रीका में मिस्र, इजिप्ट में 8500 ईस्वी पूर्व बीसी के पहले का है और वहाँ फसल के रूप में गेहूं और जौ को उपजाया गया है। अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में 6000 बीसी का स्थल मेहरगढ़ खेती का प्राचीनतम साक्ष्य देने वाला स्थल है और वहाँ पे जो फसल उपजाया गया है वो है गेहूं, जौ, मूंग और मसूर। चलिए और देखते हैं। आगे है कि जो खेती की शुरुआत हुई है वो हल बैल आधारित खेती है, मतलब हल और बैल का इस्तेमाल किया जा रहा था उस समय खेती करने के लिए। अगली विशेषता है कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि मध्यपाषाण काल में अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, शिकार। जैसे पूरा पाषाण काल में अर्थव्यवस्था का आधार था शिकार, वैसे ही मध्यपाषाण काल में ही अर्थव्यवस्था का आधार था शिकार। एक नई चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी मध्यपाषाण काल में, मेसोलिथिक एज में, कि पशु को पालतू बनाए जाने की शुरुआत हुई। तो थोड़ा उससे आगे बढ़ के नवपाषाण काल में पशु को पालतू बनाए जाने के साथ साथ पशुपालन की भी शुरुआत कर दी गई। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि मध्यपाषाण काल में पशु को पालतू बनाए जाने की शुरुआत हुई थी, पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी। नवपाषाण काल में आके पशुपालन की शुरुआत हो गई है और अर्थव्यवस्था का आधार के रूप में पशुपालन पहले नंबर पे आ गया। साथ ही नवपाषाण काल में खेती की भी शुरुआत हुई है, तो लोगों की निर्भरता खेती पर भी रही है क्योंकि लोग फसल उपजाने लगे हैं कम मात्रा में, इतनी मात्रा में नहीं उपजा रहे हैं कि उसका व्यापार कर पाएँ, तो लेकिन फसल उपजा रहे हैं कम मात्रा में। तो अर्थव्यवस्था का जो आधार था नियोलिथिक एज में, नवपाषाण काल में, वो था पशुपालन। और पशुपालन के शुरुआत का जो साक्ष्य है वो यूपी का स्थल है महगढ़ा। ये हम लोगों ने मध्यपाषाण काल में भी पढ़ा है कि विशाल पशुओं का बाड़ा मिला है यहाँ से, जहाँ बहुत सारे पशुओं का गोबर एक साथ रखा जाता था। ये महगढ़ा से मिला है। ये बताता है कि नवपाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई है। और नवपाषाण काल में पालतू बनाए जाने वाला पहला पशु कौन सा था? तो पहला पशु था कुत्ता। तो मैंने अभी बताया कि पशुपालन की शुरुआत हो गई है, लोग खेती करने लगे हैं, लेकिन इतने मात्रा में फसल नहीं उपजा रहे हैं कि उसका आदान प्रदान कर पाएँ या उसका व्यापार कर पाएँ। तो नवपाषाण काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पशुपालन आधारित आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का दौर है, कि कृषि पर भी निर्भरता है लोगों की, पशुपालन पर भी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। फसल या अनाज इतनी मात्रा में नहीं उपजाया जा रहा है कि उसका व्यापार किया जा सके, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कृषि और पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था है। नवपाषाण काल में आके एक नई चीज़ और हुई कि मकान निर्माण प्रारंभ हो गया। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्यपाषाण काल में बागौर और आदमगढ़ से घर बनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन पूरा नहीं, कहीं से मिट्टी की दीवार मिली है, कहीं से फर्श मिला था। लेकिन नवपाषाण काल में आके लोगों ने घर बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन घर बनाने में जो सामान इस्तेमाल करते थे वो क्या था? मिट्टी, घास फूस, बाँस, या फर्श बनाने में पत्थर का इस्तेमाल करते थे। अभी भी नवपाषाण काल में भी आकर स्थायी मकान नहीं बना है, स्थायी बस्ती नहीं बसी है। लेकिन चूँकि लोग सामूहिकता की ओर बढ़े हैं तो बस्तियां बसना स्टार्ट तो हो गई हैं, लेकिन स्थायी बस्ती नहीं बसी है नवपाषाण काल में, ना ही स्थायी मकान बनाया गया है। मकान बनाने में पक्के का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मकान बनाने के लिए कच्चे सामानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें मिट्टी है, घास फूस है, बाँस है, और फर्श के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थायी मकान नहीं बना है, स्थायी बस्ती भी नहीं बनी है। केव पेंटिंग जैसे गुफा चित्रकारी जैसे मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में जारी था, वैसे ही नवपाषाण काल में
भी जारी रहा है, ये समाप्त नहीं हुआ है। ये विशेषता अभी भी चलती आ रही है नवपाषाण काल के साथ। नई विशेषता एक उभरी है नवपाषाण काल में, नियोलिथिक एज में, वह है मृदभांड निर्माण। मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे हैं। मैंने पहले भी बताया कि नवपाषाण काल में आकर मृदभांड का निर्माण शुरू हो गया है। चाक का आविष्कार हुआ है, चाक पर भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे हैं, लेकिन चाक पर बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों की संख्या कम है। अधिकतर मिट्टी के जो बर्तन हैं, अधिकतर मृदभांड हैं, वो हाथ से बनाए गए हैं। साथ में मृदभांडों को रंगने का भी कार्य शुरू हो गया है, और ये जो रंग थे ये पेड़ के छाल से बनाए जाते थे। तो ये बिल्कुल नई विशेषता है जो उभरी है कहाँ पे, नवपाषाण काल में आके उभरी है। कई सारी चीज़ें इसमें हैं इंपॉर्टेंट, 2-3 जो नवपाषाण काल में आके उभरी हैं। खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में, मृदभांड की शुरुआत नवपाषाण काल में, मकान निर्माण की शुरुआत नवपाषाण काल में, चाक की शुरुआत नवपाषाण काल में। क्लियर है? अब हम कुछ वैसे महत्वपूर्ण नवपाषाण काल के नियोलिथिक एज के साइट्स को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार, और उनसे सवाल 100% रहता है। और इतने साइट्स को पढ़ लेने के बाद आपका सवाल एक भी नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी। पूरा वीडियो देख के जाइएगा। नवपाषाण कालीन के स्थल की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है मेहरगढ़। इसकी चर्चा मैं अभी कर चुका हूँ पहले भी आपके साथ, कि मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में है। सबसे पुरानी कृषक बस्ती है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य देने वाला स्थल मेहरगढ़ है। भारतीय उपमहाद्वीप में, याद रखिएगा, ये हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं, और जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य देने वाला स्थल मेहरगढ़ है, जहाँ से गेहूँ, जौ, मूंग, मसूर की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थल है बुर्जहोम। ये बुर्जहोम स्थल है जम्मू कश्मीर में, और इसकी महत्ता है गर्तावास के लिए। तो बुर्जहोम है जम्मू कश्मीर में है। बुर्जहोम गर्तावास का साक्ष्य देता है। गर्तावास का है कि मिट्टी खोदकर अंदर घर बनाकर रहना। तो गर्तावास का साक्ष्य देने वाला स्थल है बुर्जहोम। और बुर्जहोम में ही मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू पशु कुत्ते को भी एक ही साथ दफना दिया गया है। तो इन दोनों चीज़ों का साक्ष्य देता है बुर्जहोम से, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला स्थल है गुफकरल। ये भी जम्मू कश्मीर में है, और ये भी गर्त आवास के साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है। गुफकरल से भी गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला स्थल है कुलडीहवा। कुलडीहवा है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के आसपास, और कुलडीहवा से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। क्लियर है? अगला स्थल है महगढ़ा, जो यूपी में है, और इस महगढ़ा स्थल से विशाल पशु का बाड़ा प्राप्त हुआ है, और वहाँ से 25 स्तंभ गर्त प्राप्त हुआ है। अभी मैंने पीछे भी बताया इसको कि कई सारे पशुओं का, बहुत सारे पशुओं का गोबर एक साथ रखा जाता था। यहाँ पे विशाल पशुओं का बाड़ा मिला है। 25 स्तंभ गर्त प्राप्त हुए हैं महगढ़ा से। नवपाषाण काल का स्थल है और बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप इसको रटिए। चिरांद, बीपीएससी के एग्ज़ाम में सिर्फ ये पूछा गया है कि चिरांद नवपाषाण काल का स्थल, बिहार में नवपाषाण काल का स्थल कौन सा है? चिरांद। ठीक है? और चिरांद की महत्ता इसलिए है कि चिरांद से उपकरण निर्माण में जितने पत्थर का इस्तेमाल किया गया है उतने ही पशु हड्डी और पशु श्रृंग का भी उपयोग किया गया है। तो इसकी महत्ता इसी वजह से है चिरांद की। अगला स्थल है सेनुआर। सेनुआर भी कहाँ है? बिहार में है। और सेनुआर भारतीय उपमहाद्वीप में बाजरे की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य देने वाला स्थल है। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और हमको याद भी रखना है। अगला है तक्कलकोट, पिक्कीहल, कुपगल और संगनकल्लू। ये चारों स्थल हैं कर्नाटक में। तक्कलकोट, पिक्कीहल, कुपगल और संगनकल्लू चारों स्थल हैं कर्नाटक में, और इन चारों स्थलों से विशाल राख का ढेर प्राप्त हुआ है। तो सवाल में ये पूछा जाता है कि दक्षिण भारत के कौन से स्थल हैं जहाँ से विशाल राख का ढेर प्राप्त हुआ है। इन चारों में से कोई सा भी नाम दिया जा सकता है, या इन चारों का नाम दे दिया जा सकता है ऑप्शन में, और एक ऑप्शन बना दिया जाए 1, 2, 3, 4। अगला स्थल है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी है कर्नाटक में, 1947 में खोज हुई है। इसके खोजकर्ता रहे हैं मार्टिमर व्हीलर।
तो स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता 1947 में है, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ है। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला खोजा गया स्थल था ब्रह्मगिरी, कर्नाटक में है। और इसकी विशेषता क्या है ब्रह्मगिरी की, कि स्वतंत्रता बाद खोजा गया पहला स्थल है। दूसरा ये कि ये रागी कुल्थी की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य देने वाला स्थल है। साथ में ब्रह्मगिरी की एक और विशेषता रही है कि ब्रह्मगिरी में छोटे बच्चे के शव को घड़े में रखकर रहने वाले आवास के आसपास या कभी कभी घर के आंगन में या घर के भीतर दफना दिया जाता था। ये खास विशेषता है ब्रह्मगिरी की। दक्षिण भारत का स्थल है, कर्नाटक में पाया जाता है। और ये नवपाषाण काल का ये एक महत्वपूर्ण साइट है जहाँ छोटे बच्चे के शव को घड़े में रखकर और घर में ही दफना दिया जाता था। क्लियर है? तो ये जितने साइट हम लोगों ने पढ़े हैं नवपाषाण काल के, ये अति महत्वपूर्ण हैं। बार बार एग्ज़ाम में घूम फिर के ये स्थल पूछे जाते हैं और इन स्थलों को आप याद कर लेते हैं तो नवपाषाण काल से संबंधित जो सवाल पूछा जाएगा उसमें से एक भी सवाल आपका नहीं छूटना है, गलत नहीं होना है, मेरी गारंटी है। जाते जाते आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको पूरा जीएस और मैथ्स भी साथ में दे के जाऊँगा। इस चैनल पर पूरा उपलब्ध है और मेरे साथ जुड़िए और पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमित ओझा। एम आई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक फेज को पढ़ा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आज मैं इस चैप्टर से पूछे गए सवालों को बताने वाला हूं जो भिन्न भिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और आप देखेंगे कि वो सवाल जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे बाहर के नहीं हैं। लगभग उसमें से सवाल आपको मिल जाएंगे। बस आपको लगातार उसको देखना है, प्रैक्टिस करना है और सवाल मैंने आपके लिए दे दिया है, आपको इनका भी प्रैक्टिस करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे एक ए भूगर्भ वैज्ञानिक, बी पुरातत्वविद, सी पूरा वनस्पति शास्त्री और डी इतिहासकार। तो बच्चों, इस सवाल का उत्तर एक नहीं है, दो है। बेसिकली ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। तो अगर ये सवाल पूछा जाता है तो दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज ए और बी दोनों ऑप्शन मिलेगा, दोनों में आंसर लगाना है। नहीं तो एक सवाल में एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। तो याद रखना है कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक पुरातत्वविद थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, ब्रिटेन के थे। एक और इससे संबंधित फैक्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन स्थल पलवरम की खोज की थी 1863 ईस्वी में। ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा सवाल है कि मध्य पाषाणकालीन प्रसंग पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो मैंने मध्य पाषाण काल में आपको बताया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन का पहला साक्ष्य देने वाला स्थल है बागौर और दूसरा आदमगढ़। तो अगर पशु के पालतू बनाए जाने की शुरुआत करने वाला स्थल की बात करें तो पहला बागौर होगा, दूसरा आदमगढ़ होगा। क्योंकि ऑप्शन में ए लगन्नाज, बी बीरभानुपुर, सी आदमगढ़ और डी चौपानी माड़ो है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? सी आदमगढ़। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये सवाल भी मैंने आपको कराया हुआ है कि हड्डी के उपकरण सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा से। और महदहा स्थल कहाँ है? यूपी में है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? बी महदहा। अगला सवाल है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में
प्राप्त हुए हैं? ए सराय नहार राय, बी महदहा, सी लेखैया और डी चौपानी माड़ो। तो जस्ट इसके ऊपर वाला सवाल हम लोगों ने देखा कि हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इस सवाल का भी उत्तर यही होगा कि मध्य पाषाण काल में हड्डी के उपकरण आभूषण जो महदहा से प्राप्त हुए हैं। और ये मैंने आपको बताया है मध्य पाषाण काल पढ़ाने के क्रम में कि महदहा से एंटीलर के समान, बोन और एंटीलर के समान बहुत मिले हैं। वहाँ से स्त्रियों के कान में पहने जाने वाले कुंडल इत्यादि आभूषण से संबंधित सामान हड्डी के प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? ए नवपाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी पुरापाषाण काल और डी प्रागैतिहासिक काल। तो देखिए बेसिकली प्रागैतिहासिक काल में ही सब आते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब चूंकि सवाल में पूछा गया कि कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो हम लोगों ने नवपाषाण काल में यह पढ़ा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से मानी जाती है? मेहरगढ़ से मानी जाती है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हम लोगों ने पुरापाषाण काल में पढ़ा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य देने वाला स्थल हथनौरा है, बताया है। और ये हथनौरा कहाँ है? तो हथनौरा है एमपी में, नर्मदा घाटी में। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस आपको उनको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। अगला सवाल है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ और ऑप्शन डी बाजरा। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं और जौ था, उसमें सबसे प्रथम कौन सा था? जौ। अगला सवाल है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मैंने आपको नवपाषाण काल से संबंधित वीडियो में चीख चीख कर बताया है कि स्थायी जीवन के प्रमाण देने वाला स्थल भारत में पहला था कौन? मेहरगढ़, जहाँ से खेती की शुरुआत मानी जाती है भारतीय उपमहाद्वीप में। तो इस सवाल के ऑप्शन है ए धौलावीरा, बी किली गुल मोहम्मद, सी कालीबंगा, डी मेहरगढ़। तो उत्तर क्या होगा? मेहरगढ़। क्लियर है? अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला। तो स्थायी जीवन का प्रमाण देने वाला स्थल है मेहरगढ़। और अगर हम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य देने वाला स्थल भी कौन सा है? मेहरगढ़ है। तो इस सवाल के ऑप्शन थे ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मेहरगढ़ और डी मुंडीगाग। और ये यूपीपीएससी 2007 में पूछा गया है। अगला सवाल है निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बच्चों अभी हम लोगों ने सिर्फ पाषाण संस्कृति पढ़ा है, और पाषाण संस्कृति में जितने साइट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, अब चूंकि हड़प्पा संस्कृति से तुलना किया गया है कि आगे हड़प्पा संस्कृति में भी इस साइट का पता चलता है, तो इस सवाल का ऑप्शन है ए आमरी, बी मेहरगढ़, डी कालीबंगा और सी कोटडीजी। तो इस सवाल का उत्तर है मेहरगढ़, कि पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष देने वाला स्थल है मेहरगढ़। अगला सवाल है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ए है के डी वाजपेयी, बी एस वाकंकड़ और सी एच डी सांकेलिया, डी मार्टिमर व्हीलर। तो ये हम लोगों ने वीडियोस में
देखा था कि नौदा टोली का उत्खनन भी मैंने आपको बताया है कि नौदा टोली का उत्खनन SD सांकेलिया ने किया है। अगला सवाल है कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। A सन्यासी गुफाओं के रूप में, B मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, C मंदिर के रूप में, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको नहीं बताया था उन वीडियोस में। तो बृहत पाषाण स्मारक जो पहचान की गई है, बेसिकली ये दक्षिण भारत में मिलते थे और ये बृहत पाषाण स्मारक जो था वो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मृतक को दफनाकर उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे जिसको बृहत पाषाण स्मारक कहा जाता था। तो ये दक्षिण भारत की परंपरा थी और इसमें मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में इसको जाना जाता है, बृहत पाषाण स्मारक को। तो इसका आंसर होगा B मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला है राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। A बुदिहाल, B संगनकल्लू, C कुलडिहवा और D ब्रह्मगिरी। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, नवपाषाण काल जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया है कि दक्षिण भारत के कुछ साइट थे, पिक्कीहल, कुपगल, कोडेकल, संगनकल्लू, ये सब साइट कर्नाटक में थे और जहाँ से राख का ढेर मिला है, राख का टीला प्राप्त हुआ है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? B संगनकल्लू। अगला सवाल है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। A गुफाओं के शैलचित्र, B खनिज, C बौद्ध प्रतिमाएं और D सोन नदी का उद्गम स्थल। तो ये पूरा पाषाण काल से आप पढ़ते आ रहे हैं कि भीमबेटका गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था और ये पूरा पाषाण काल में भी मिला है, मध्य पाषाण काल में भी और नवपाषाण काल में भी। तो भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था, गुफा चित्रकारी के लिए, और ये पूरा पाषाण काल में भी मिला है स्थल, मध्य पाषाण काल का भी सबूत देता है और नवपाषाण काल का भी देता है। क्योंकि सवाल में कहा गया कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल, तो वो कौन सा है? B भीमबेटका। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो आप याद करिए, नवपाषाण काल जब मैं पढ़ा रहा था उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जम्मू कश्मीर का स्थल, जो अभी जम्मू कश्मीर के अलग हो जाने, संघ राज्य क्षेत्र बन जाने के बाद जम्मू में मिलता है बुर्जहोम, वहाँ पे गर्तावास का साक्ष्य मिला है और मानव को कुत्ते के साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। मतलब मानव के साथ उसके पालतू पशु कुत्ते को दफना दिया जाता था। कहाँ पे? बुर्जहोम में। तो इस सवाल का ऑप्शन है A बुर्जहोम, B कोल्डिहवा, C चौपानी माड़ो, D मांडा। तो उत्तर क्या होगा? A बुर्जहोम। अगला सवाल है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। A बुर्जहोम, B कोल्डिहवा, C संगनकल्लू, D ब्रह्मगिरी। अभी तुरंत मैंने बताया कि जम्मू के साइट बुर्जहोम से गर्त आवास का साक्ष्य मिला है और कुत्ते को मानव के साथ दफना दिया जाता था। साथ ही एक और स्थल है जो मैंने बताया है आपको नवपाषाण काल के वीडियो में कि जम्मू कश्मीर का साइट है गुफकरल, वहाँ से भी गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? A बुर्जहोम। अगला सवाल है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। A गुवाहाटी, B बस्तर, C भोपाल, D चेन्नई। तो ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ये मिल जाएगा बहुत जगह, हर जगह मिल जाता है, लूसेंट में भी मिल जाएगा। क्योंकि सवाल हिस्ट्री से संबंधित था इसलिए मैंने इसको डाल दिया। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। और अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों ऑब्लिक मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ए है संस्कृति, बी पर्यटन, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डी मानव संसाधन विकास। ये झारखंड में पीसीएस में 2011 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं कई बार। तो इस सवाल का उत्तर होगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। तो बच्चों ये सवाल थे जो प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग पीसीएस एग्ज़ाम में, एसएससी में पूछे गए थे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। और मुझे लगता है कि ये सारे सवाल आपको जो मैंने वीडियोस में पढ़ाया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, उसमें मिल जाएंगे, सारे उसमें हैं। आपको ज़रूरत है कि उन वीडियोस को रेगुलर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपके लिए ये करता रहूँगा कि पहले चैप्टर को पढ़ाऊँगा, उसके बाद उसके सवाल मल्टीपल चॉइस के रूप में आपके सामने ले आऊँगा, जो पीछे प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आप मेहनत करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ लगातार। मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता रहूँगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ इतिहास के। तब तक के लिए आप लगे रहिए और सफलता प्राप्त करिए। थैंक यू।